चलिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को आगे बढ़ाते हैं। ये जो श्रृंखला चल रही है, इस श्रृंखला में हम क्लास 11-12 की जियोग्राफी जो कि हिंदी मीडियम में है उसको कवर कर रहे हैं। और इसमें जो है भारत भौतिक पर्यावरण ये चल रहा है बुक, क्लास 11 की एनसीईआरटी है। हमने प्रायद्वीपीय पठार को थोड़ा कुछ डिस्कस कर लिया था, मतलब थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ तक तो हमने कर लिया था, दक्कन का पठार, मध्य उच्च भूभाग, उत्तर पूर्वी पठार, ठीक है। इसके बाद मुझे डिस्कस करना था, लेकिन इसके पहले डिस्कस करने से पहले हम एक बार जो है मैप देख लेते हैं ना। मैप आपको दिखा देते हैं ताकि एक बार फिर से जब कुछ जो चर्चा हो रही है एक बार क्लियरिटी आ जाए। देखिए ये है अपना प्यारा भारत, आप देख रहे होंगे भारत, ठीक है। क्या क्या आप ध्यान रखनी चाहिए आपके, थोड़ी सी जो है इसमें नदियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अभी मैं बात करूँ इसमें, देखिए आप ये वाली एरिया, ये देखिए आपका कौन सा नदी है, ये है सिंधु नदी। सिंधु नदी देख रहे होंगे, इधर साइड ये जा रही है सिंधु नदी, ये यही आ रही है, ठीक है। मतलब इधर से इधर आ रही है वो अरब सागर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा मत समझिए कि उल्टा जा रही है, पहली चीज़। उसके बाद क्या है, तो यहाँ पर आप देखेंगे पंच नदी, जो पंजाब जिसको बोलते हैं ना, 5 नदियों की वजह से, तो ये पंचनद टाइप बनता है 5। मतलब देखिए सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है ना। नाम याद रखिएगा। ब्यास देखिए यहाँ पर है, ये एरिया है ब्यास, ठीक है। नदी थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये व्यास है, ये सतलज है, ये रावी है। मतलब सतलज, रावी, चेनाब, झेलम, सिंधु। सतलज सबसे नीचे है, सिंधु सबसे ऊपर। मतलब वो सिंधु में सब मिल ही रही हैं आकर के, बस ये है कि यहाँ पता होना चाहिए सिंधु सबसे ऊपर है, ठीक है। उसके बाद सिंधु जस्ट नीचे झेलम है, उसके बाद चेनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद सतलुज नदी है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए थोड़ा सा नदियों के बारे में, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए आप, ये वाला पोर्शन इधर, ये देखिए ये आपका गंगा। मतलब कि इतना पता हो कि भारत के किस जगह, मतलब किस तरफ जो है ऐसा हो रहा है, ये नदियाँ बह रही हैं। ये तो इधर साइड था, है ना, सिंधु यहाँ पे थी। अब ये गंगा देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए, गंगा यहाँ से ऐसे होते हुए ये जाएगा कहाँ पर, बंगाल खाड़ी में जाएगा। बस इतना पता होना चाहिए। ये आपका गंगा, ठीक है। उसी तरह से एक देखिए आपका सांगपो नदी यहाँ से आ रही है ऐसे घूमते हुए, ये ऐसे घूमते हुए यहाँ से आ रही है, यहाँ से होते हुए फिर यहाँ से ऐसे ऐसे जो है कहाँ जा रही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पे जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि बस ये देखिए, एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, इतना पता होना चाहिए। अब ऐसा ना पता होगा आपको उल्टा नीचे समझ में आ रहा है। अब आपको मैं बोलूँ गंगा की बात हो रही है तो गंगा आपको लग रहा है यहाँ जा रही है, मतलब एकदम उल्टा सोच रहे हैं। या सिंधु बोल रहा हूँ, सिंधु आपको यहाँ लग रहा है कि बंगाल खाड़ी में जा रही है, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए। कहने मतलब बस ये है। तो इतना कम से कम बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रहना चाहिए मैप में, क्योंकि पढ़ते वक्त में तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे ना। उसके बाद अगर आपको थोड़ा सा और देखना है मैप के बारे में, मैप में तो आप ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये श्रेणियाँ देख लीजिए। ये पटकाई बूम देख लीजिए, नागा श्रेणी देख लीजिए, मीजो श्रेणी देख लीजिए, ये ऐसे बन गई हो, ठीक है। ये नामचा बरुआ यहाँ पर है, थोड़ा सा इतना ये पता होना चाहिए आपको। एवरेस्ट पर्वत देखिए ये है, इतने थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ देखिए, अगर उत्तरी मैदान की कभी बात हो, उत्तरी मैदान कहाँ पर है, तो देखिए ये उत्तरी मैदान है, ये इधर वाला एरिया पूरा ये जो है ये उत्तरी मैदान है, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर ली जाए, एक तो ये आपको पता चलेगा उत्तरी मैदान। उसके बाद और आप देखिए क्या है, थोड़ा सा ये देखिए, कहाँ गए भाई, इसको हटा दें। देखिए मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, ये जैसे देखिए आपका कौन सा पर्वत है, शिवालिक पर्वत श्रेणी, है ना। उसी तरह से आप देखेंगे इधर इधर जो पूरा रेंज कौन सा है, ये पूरा हिमालय वाला एरिया है। अगर आपसे चर्चा हो सुलेमान श्रेणी कहाँ पर है, तो सुलेमान श्रेणी आपको देखिए यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला। अरे भाई कहाँ चला गया, सुलेमान श्रेणी ये देखिए, है ना, भारत के बाहर दिख रहा है ना। बस ऐसे ही कुछ आपको जो है आइडिया होना चाहिए। भारतीय मरुस्थल की अगर आपसे चर्चा हो, भारतीय मरुस्थल कहाँ पर है, तो भारतीय मरुस्थल देखिए ये है, ये वाला एरिया है ना, भारतीय मरुस्थल। इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। यहीं पर देखिए आपका लूनी नदी भी है ना। कई बार आपके सामने जो है अरावली की चर्चा होती है, अरावली श्रेणी के बारे में देखिए, ये है आपका अरावली, ये याद रखिएगा,
ठीक है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इधर साइड और थोड़ा सा देख लीजिए, ये सब मैंने बताया ही है। पीछे के जब लगे आपको थोड़ा सा पीछे का जो है रिपीट कर लीजिएगा, पीछे का लेक्चर देख लीजिएगा, आपको याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि अब थोड़ा सा आज हम सोच रहे हैं कि चैप्टर कंप्लीट किया जाए। काफ़ी टाइम हो गया इस चैप्टर को कंप्लीट, काफ़ी टाइम मतलब काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, 3-4 पार्ट हो गए, तो थोड़ा सा हम सोचेंगे आज जो है ये कवर हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर कि हमने कहाँ पर छोड़ा था, ठीक है। दक्कन का पठार। अब ये दक्कन का पठार आपको पता होना चाहिए, दक्कन का पठार कहाँ पर है। चलिए बेसिक बेसिक चीज़ें पता रहेंगी तो आप आराम से कवर कर लेंगे। दक्कन के पठार में ये वाला ना, इसके पश्चिम में पश्चिम घाट, मतलब पश्चिमी घाट, ठीक है। दक्कन पठार की बात हो रही थी, इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट। पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट। और उत्तर में क्या है, उत्तर में क्या है, सतपुड़ा, मैकाल, महादेव पहाड़ियाँ। सतपुड़ा, मैकाल और महादेव, क्लियर कट लाइन एकदम दिमाग में बैठा। जैसे आपको दक्कन का पठार कहीं पर भी लिखने के बाद आ जाए कि दक्कन के पठार के बारे में, या मतलब मेंस में कहीं आपको आंसर राइटिंग करना, तो ये लाइन आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट। पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट। उत्तर में क्या है, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ। उत्तर में क्या है, सतपुड़ा, मैकाल और महादेव पहाड़ियाँ। तो थोड़ा सा ये आइडिया आपका रहना चाहिए। उसके बाद क्या है, पश्चिमी घाट को अब ध्यान दीजिएगा। अब हम चल रहे हैं आगे, ठीक है। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं पश्चिमी घाट को। महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, सह्याद्री बोलते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी। कर्नाटक और तमिलनाडु, मैप पता होना चाहिए, है ना, पीछे मैप आपने देखा होगा। तो कर्नाटक जो साउथ में है, मतलब कि इतना ध्यान पता होना चाहिए। कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी। और केरल में क्या है, अनामलाई और इलायची पहाड़ियाँ। मतलब क्या, इलायची पहाड़ियाँ और अनामलाई कहाँ पर हैं, केरल में है। कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या है, नीलगिरी है। और सह्याद्री कहाँ है, महाराष्ट्र में। थोड़ा सा आइडिया ये होना चाहिए, है ना। यही है बेसिक, जिसको भी बेसिक नहीं पता होगा तो वो जा करके सोचेगा कि हम यूपीएससी टॉप कर दें पहले अटैम्प्ट में। भाई पहले अटैम्प्ट में यूपीएससी, 5वें अटैम्प्ट में, 10वें अटैम्प्ट में भी कुछ नहीं होने वाला है। जब बेसिक नहीं क्लियर रहेगा तो क्या करो भाई, यूपीएससी का अलग लेवल है, अलग फील्ड है उसका, है ना। बाउंस मारेगा ऐसा ना कि लगेगा कि ये तो मैं ही छोटा पड़ गया उसके सामने, ठीक है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत। पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो दिमाग बैठा लीजिए, अगर कॉपी में नोट कर लीजिए। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा है। ये वाला शायद मैंने बताया रहा होगा पीछे वाले लेक्चर में कि नदियाँ इसीलिए जो है बह करके आती हैं। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा और अविरत है। अविरत क्यों है, यही है, देखिए पूर्वी घाट तरफ नदियाँ आ रही थी, इसका मतलब काटे पीटेंगे तो पूर्वी घाट को ही, पश्चिमी घाट को नहीं काटेंगे, सिंपल इसलिए अविरत मान लीजिए, याद रखिए, ठीक है। नहीं तो पता चला कि सब गायब हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, इनकी औसत ऊंचाई अगर बात कर लें, इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। उत्तर से दक्षिण तरफ ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। याद रखिए ये चीज़। फिर से एक बार नहीं बार बार बताऊंगा मैं आपको। ऊंचाई जो है उत्तर से दक्षिण, मतलब उत्तर अगर हम ये देखें ऐसे बढ़ता जाए, मतलब कि उत्तर से अगर देखें ऐसे बढ़ता चला जाएगा, है ना। अगर हम कहें ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, तो उत्तर से दक्षिण ये बढ़ता मतलब ऐसे जाएगा, ऐसे मतलब ये उत्तर से दक्षिण से बढ़ता जाएगा। ध्यान रखिए ऊंचाई, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रायद्वीप पठार। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय पठार लाइन, एकदम फैक्ट याद रख लीजिए स्टेट के लिए, छोटे मोटे एग्जाम के लिए, वनडे के लिए। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाई मुड़ी कौन है, अनाई मुड़ी 2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है, पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों, मतलब अनामलाई पहाड़ियों में कौन स्थित है, अनाई मुड़ी स्थित है।
अनामलाई पहाड़ियों में कौन स्थित है? अनाईमुड़ी स्थित है। ध्यान रखिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है, जो कि कहाँ पर है? जो कि पश्चिमी घाट की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ें। उसके बाद क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी। अब दूसरी की बात हो रही है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। कौन है? डोडा बेटा। नाम नहीं सुने होंगे, अरे सुन लीजिए भाई, डोडा बेटा है ना। और यह नीलगिरी पहाड़ियों में है। डोडा बेटा कहाँ पर है? मैपिंग के लिए पता रहना चाहिए। डोडा बेटा कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों में है। डोडा बेटा कहाँ पर है? नीलगिरी पहाड़ियों में है, जो कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? डोडा बेटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कौन सा? ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की, मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी घाट ज़्यादा निकलती हैं, और वो जाती कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, है ना। उसके बाद देखिएगा कि पूर्वी घाट अविरत नहीं है। पूर्वी घाट अविरत मतलब कि जो कटा फिटा है ना। पूर्वी घाट मतलब विरत, और एक है अविरत। मतलब अविरत का मतलब ये है कि ये देखिए, ध्यान समझिएगा। पूर्वी घाट अविरत नहीं है, मतलब कि ये एकदम सेम जुड़ा हुआ नहीं है, ये कटा फिटा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और क्या? और महानदी गोदावरी कृष्णा, और महानदी गोदावरी कृष्णा, और कौन सा है? महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है। अपर्दित मतलब कटा हुआ, अपर्दन मतलब कटाव, है ना। तो इन नदियाँ जो है, ये नदियाँ इन नदियों के द्वारा जो है कटा हुआ है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ हैं। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ, अब वो श्रेणियाँ कौन कौन सी है ध्यान रखिएगा। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ: जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। कौन कौन? जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नल्लामाला पहाड़ियाँ और महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए, वैसे इसीलिए कहा जाता है कि यूपीएससी ये जो है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट है। हर एक शब्द इसके, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना। शॉर्टकट हम भी बना सकते थे, पर नहीं बनाएंगे हम। क्यों? ये नहीं बताऊंगा। मध्य उच्च भूभाग, मध्य उच्च भूभाग। अब ये मध्य की बात करेंगे, ठीक है। मध्य उच्च भूभाग, इसकी देखिए क्या स्थिति है। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं। पश्चिम में अरावली पर्वत इसकी सीमा बनाते हैं पश्चिम में। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है। इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत उच्छिष्ट पठार की श्रेणियों से बना है, जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर है। कितना है? 600 से 900 मीटर है। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद है कि ये जो हैं दक्कन पठार की उत्तरी सीमा बनाते हैं। मतलब कि दक्कन पठार जहाँ पर उत्तर में है, मतलब दक्कन पठार के उत्तर में ये स्थित है। इसी कारण से अब इसके आगे जब दक्कन पठार के उत्तरी सीमा की बात की जाएगी तो कौन बनाते हैं? यही बनाते हैं। कौन? नाम भूल गए ना। ये देखिए, मध्य उच्च भूभाग। ऐसे ऐसे करते रहेगा कुछ देर तक। जूम कर दें। चलिए, ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं, याद रखिएगा। ये अवशिष्ट पर्वतों के उत्कृष्ट उदाहरण जो कि काफ़ी हद तक अपर्दित हैं। अब ये कह देंगे नहीं, ये अपर्दन नहीं हो। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि ये अपर्दित नहीं है मध्य उच्च भूभाग, तो आप लोग कह रहे नहीं, ये कैसे होगा। मतलब ऐसे उल्टा पल्टा दिमाग में आता है ना, इसलिए थोड़ा।
और इनकी श्रृंखला टूटी हुई है। देख लीजिए, स्पष्ट लिखा है एनसीईआरटी ने कि इनकी श्रृंखला भी जो है टूटी हुई है। तो आपको लाइन ये सब ध्यान रखना है ना। जब टूटी पता चल नहीं टूटी हुई तो आपको मान रहे हैं कि नहीं है, ऐसा सस्पेंस में आ जाएंगे। तो सस्पेंस में आपको नहीं आना है मेरे भाई, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या आता है कि इधर वाला प्रायद्वीपीय पठार के इस भाग का विस्तार, पॉइंट ध्यान रखिएगा, जैसलमेर तक है, जहां यह अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान, ये बेसिक वाली पॉइंट है ना। अब इमेज वो ये दूसरे एनसीईआरटी में है तो उसको पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य रेत के टिब्बों और चापाकार बरखान रेतीले टिब्बों से ढके हैं, अपने भूगर्भीय इतिहास में यह क्षेत्र कायांतरित प्रक्रियाओं से गुजर चुका है। किस प्रक्रिया से? कायांतरित मतलब कि जो काया का अंतरिक्ष, मतलब इस तरह समझिए कि जो एक तरह समझिए कि कायांतरित मतलब बदलाव है ना। इसको हम अगर कहें इसमें ये बदलाव टाइप का एक कायांतरित प्रक्रिया है ना। और कायांतरित चट्टानों, जिसकी काया मतलब बदले, ऐसा कुछ है इसका मीनिंग है ना। और कायांतरित चट्टानों जैसे संगमरमर, स्लेट और नाइस की उपस्थिति इसका प्रमाण है। मतलब ये सब जो है ये किसी फॉर्म से बदले हुए हैं इसलिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद आगे वाला पैराग्राफ देखिए। मेन चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जब यहीं से क्वेश्चन बने तो आपको बस इतना तो पता चल जाए ना कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। रटना बड़ी बात नहीं है, बस एक सीक्वेंस जब पढ़ेंगे तभी ये चीज़ समझ में आएगा। नहीं तो क्या होता है कि जब आप सीक्वेंस नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें भूल जाएंगे उसी में, है ना। एक लाइन उस पता चला शॉर्ट लिख करके रट रहे हैं, उससे नहीं होगा। सीक्वेंस पढ़ेंगे चीज़ अपने आप। अब जैसे हम पूरा कहानी सुन रहे हैं तो आपको क्या है ना कि एक पैटर्न सेट हो जाएगा दिमाग में। अच्छा, जैसे इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ऐसे। तो जब कभी बीच में गलत भी पढ़ लेंगे ना तो सीक्वेंस जो होता है, पैटर्न जो होता है, उससे आप पकड़ लेंगे नहीं मैं गलत पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही पता चलता है। लेकिन जब नोट्स पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन को रट रहे हैं तो उसमें पता भी नहीं चल पाता कि हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, या सामने वाला गलत पढ़ा रहा है सही पढ़ा रहा है ना। तो अब बुक पढ़ने का सबसे बढ़िया फायदा यही है, और बुक पढ़ना चाहिए। हर किसी की सलाह होती है कि बुक पढ़ना चाहिए। समुद्र तल से मध्य उच्च भूभाग की ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है, और उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर मध्य उच्च भूभाग की बात आ जाए तो पॉइंट ध्यान रखिएगा, उत्तर तथा उत्तर पूर्व दिशा में इसकी ऊंचाई कम होती चली जाती है। यमुना का अधिकतर सहायक नदियां, यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती है। पॉइंट, यमुना की देखो, यमुना का ऐसे लाइन आ जाए कि यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। मतलब कितना मतलब कहते हैं क्रक्स टाइप का, मतलब कि ये कहते हैं ना गूढ़ है जिसका आंसर होता है। मतलब कि ऐसे मेंस अगर आप ऐसे लाइन लिखें कि आपको एक ही लाइन से यमुना के बारे में पता चल जा रहा है ना, कि यमुना की सहायक नदियों के बारे में, ये ऐसे मेंस की राइटिंग होती है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल और कैमूर पहाड़ियों से निकलती हैं। बनास चंबल की एकमात्र मुख्य सहायक नदी है। देखिए, बनास चंबल की एक मुख्य सहायक नदी है जो पश्चिम में अरावली से निकलती है। क्या बात है। मतलब पहली चीज़ तो बनास चंबल की सहायक नदी ये पता होना चाहिए आपको। पता यही नहीं पता चला बनास चंबल की सहायक नदी है कि नहीं, पहली चीज़ ये। और उसके बाद ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो निकलती कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है पश्चिम में, कहाँ से, अरावली से निकलती है, बनास, है ना। तो अब यही सब एक ये वाला पॉइंट, यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ विंध्याचल और कैमूर श्रेणियों से निकलती हैं। इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा ना, हाँ निकलती है वहाँ पे। अब कौन कौन सी बात अलग है, बहुत यही है कॉन्सेप्ट, यही से आता है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या है, मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार। अब मध्य उच्च भूभाग का जो है पूर्वी विस्तार के बारे में चर्चा हो रही है कि पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है। कहाँ तक है? राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके दक्षिण में स्थित
छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है। देखिए लाइन लाइन समझिए इसका, कि एक तो कह रहा है कि पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, कि जो है उसका पूर्वी विस्तार राजमहल पहाड़ियों तक है। उसके बाद कह रहा है कि जिसके दक्षिण में स्थित, अब इसके दक्षिणी बात हो रही है, ये छोटा नागपुर पठार है, ये तो बात सही है, लेकिन एक लाइन आपको ये भी समझ में आ रहा है कि छोटा नागपुर पठार जो है खनिज पदार्थों का भंडार है। छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये लाइन जो है कि छोटा नागपुर पठार खनिज पदार्थों का भंडार है, ये आ जाता है स्टेट वाले एग्जाम में या मतलब छोटे छोटे एग्जाम में आ जाता है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है ये ज़्यादातर यूपीएससी में मतलब कि आता है, ठीक है ना, मतलब यूपीएससी के लेवल का है ये। तो इतना थोड़ा सा आपको जो है ध्यान में रखा है। उसके बाद क्या है, उत्तर पूर्व पठार। कौन सा? उत्तर पूर्व पठार, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। अब वहाँ पर आराम से सुनिए ध्यान, इसमें क्या क्या कह रहा है कि वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। वास्तव मतलब अब देखिए जो नॉर्थ ईस्ट वाला है वो भी प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। ये बात आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए। कभी कभी डाउट हो जाएगा कि ऐसे कैसे हो जाएगा कि मतलब प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो है नॉर्थ ईस्ट वाला हो जाएगा पठार, नहीं है। लाइन ये लाइन देखिए स्पष्ट एनसीईआरटी क्लियर कट बता रही है बात आपको कि वास्तव में यह प्रायद्वीपीय पठार का ही एक विस्तारित भाग है। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या है, यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय, पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले रहे हैं, कि यह माना जाता है कि हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण, क्या कहा फिर से, हिमालय उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों और मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने से यह अलग हो गया था। कितनी बड़ी लाइन लिखी है। अब इस लाइन का ही अपने आप में एक जो है एनालिसिस होता है कि जिससे क्या करें, पहली चीज़ हिमालय उत्पत्ति के समय की बात हो रही है और दूसरी चीज़ क्या करें, इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण, मतलब इंडियन प्लेट आपकी जो खिसक रही थी, कहाँ खिसक रही थी, उत्तर पूर्व दिशा में। देखिए उत्तर पूर्व, इसके पहले आपने पढ़ा था उत्तर खिसक रही थी इंडियन प्लेट ना, है ना, लेकिन वो भारत की बात हो रही थी, है ना, लेकिन यहाँ पर वही इंडियन प्लेट बात हो रही है, ये कहाँ पर जा रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में। और चीज़ देखिएगा, दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों, एक ये, और मेघालय के पठार, एक ये, एक राजमहल पहाड़ी की बात हो रही है और एक मेघालय के पठार की बात हो रही है, इसके बीच मतलब राजमहल पहाड़ी और मेघालय के पठार दोनों के बीच भ्रंश घाटी बनने के कारण, क्या बनने के कारण, भ्रंश घाटी बनने की से यह अलग हो गया था। ठीक है, तो थोड़ा सा गहराई से पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पता चला कि खिचड़ी बन जाएगा इसी में। ठीक है, अब देखिए एक चीज, इसके बाद क्या है कि बाद में यह है ना, बाद में यह नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़ द्वारा पाट दिया गया। बाद में ये जो है नदी द्वारा जमा किए गए जलोढ़, जानते जलोढ़ मिट्टी जो आती है बह करके नदियों के साथ में, वो उस नदी बात हो रही है ना, जलोढ़ द्वारा क्या कर दिया गया, पाट दिया गया। अब देखिए आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार, पॉइंट ध्यान रखिएगा कि आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार इसी कारण से मुख्य प्रायद्वीपीय पठार से अलग थलग हैं। कंक्लूजन है कि क्यों है। अगर ये क्वेश्चन ही बना दिया जाए यहाँ से, मेंस के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा कि ये मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार मध्य उच्च भूभाग से अलग थलग हैं, स्पष्ट कीजिए। तो जितनी कहानियाँ समझाई गई है, अब सोचिए इससे बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है मेंस के लिए, जो इन्होंने अभी इतना देर तक हमने एनालिसिस किया, इससे बढ़िया एनालिसिस क्या हो सकता है कि जो कि एक हर एक शब्द का एक जो लाइन है इनके जो है कितना महत्वपूर्ण उसको डिज़ाइन किया गया, मतलब कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया कि वो लगता है कि हाँ मतलब किसी ने लिखा है अच्छे से। और देखिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें कुछ और बेसिक बातें होंगी, उसके बारे में चर्चा होती है। इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है। ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें आवास करने वाली जनजातियों के नाम पर, अगर हम आपसे बोलें कि जो है ये
मेघालय के पठार को 3 भागों में किस आधार बांटा गया? तो आपका आंसर सीधे से होना चाहिए आवास, यस इसमें जो है आवास करने वाली जनजातियों के नाम के आधार पर। और ये कौन कौन से हैं? गारो, खासी और कौन सा, हटा दे इसको ना, गारो, खासी, उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया, है ना। गारो, खासी, जयंतिया एक मतलब एक फेमस नाम है। और ये तीन को तीनों क्या है, भूल गए ना, कि मतलब अभी जो बताया था कि मतलब कि ये तीनों किस कैसे नाम से हैं, तो वहाँ पर निवास करने वाली जनजातियों के नाम पर, है ना, उसी आधार पर इसको जो बनाया। अब सुनिएगा ध्यान से, असम की, किसकी? असम की कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार हैं। ये बात पता होना चाहिए पहले चीज़ की, कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ असम की हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कार्बी एंगलोंग पहाड़ियाँ असम की हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद ये बताइए कि हाँ ये उसी का विस्तार है, ठीक है। उसके बाद क्या है, छोटा नागपुर के पठार की तरह मेघालय के पठार भी, फिर देखिए मतलब क्या गजब एनसीईआरटी यार, पढ़ते नहीं लोग, सच बता रहा हूँ, मतलब कि या तो पढ़ाते ही नहीं लोग खाली बस खिचड़ी पकाते हैं। देखिए लाइन कैसे, छोटा नागपुर के पठार की तरह ही, मतलब छोटा नागपुर पठार की भी बात हो रही है, उसकी तरह मेघालय के पठार भी, मतलब एक छोटा नागपुर पठार में भी और मेघालय के पठार में भी कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने के पत्थर और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों के भंडार हैं। किसकी तरह है? छोटा नागपुर पठार की तरह है। मतलब अगर ये भी बात पूछा जाए छोटा नागपुर पठार में कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट पाया जाता है, हाँ पाया जाता है। अब यहाँ पर चलो ठीक है, कोयला आपको दिमाग में आ रहा है, लोहा दिमाग में रहेगा, चूने का पत्थर भी दिमाग में रहेगा, अच्छा यूरेनियम डाल देगा, यूरेनियम और सिलिमेनाइट अक्सर हम नहीं सुनते हैं, या यूरेनियम हम जिससे नहीं सुनते, क्योंकि चर्चा जब होती है लोग सरल चीज़ चर्चा करते हैं, है ना। तो ऐसे पॉइंट जैसे सिलिमेनाइट हो गया, यूरेनियम हो गया, तो इस पर थोड़ा सा चर्चा नहीं होती, तो ध्यान रखिए इसके भी भंडार पाए जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है कि थोड़ा सा ही कि इस क्षेत्र में, देखिए इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, एकदम स्पष्ट लाइन, मतलब इस सोचना ही कुछ नहीं है कि अगर पूछ लिया जाए कि इस क्षेत्र में अगर वर्षा की बात की जाए तो किससे होती है अधिकतर वर्षा, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब ये मानसून नहीं पता तो मामला गड़ हो जाएगा, डिस्कस करेंगे कभी आगे, जब जो मानसून पढ़ाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे बेसिकली है क्या। लेकिन यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्षेत्र में अधिकतर वर्षा किससे वजह से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से, ठीक है। उसके बाद क्या है, परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है, मतलब मेघालय का पठार बहुत कटा हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा अपरदन हुआ उसमें। ये लाइन आपको जो है ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा एक लाइन और है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि चेरापूंजी नग्न पठारों से ढका स्थल है, चेरापूंजी नग्न पठारों से ढका स्थल है, और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, लगभग नहीं के बराबर है चेरापूंजी, याद रखिएगा। क्या देखो यहाँ पर स्पष्ट बात को लिखा गया है, एनसीईआरटी ने लिखा है कि चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका स्थल है और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसका अब से अभी चर्चा मैं दिखाया था आपको मैप में, भारतीय मरुस्थल। अब इस मरुस्थल के बारे में चर्चा करते हैं कि ये मरुस्थल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। भारतीय मरुस्थल देखिए कि विशाल भारतीय मरुस्थल लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट, लाइन बाय लाइन इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोल रहा हूँ एकदम सतर्कता के साथ, एक बार नहीं कई बार रिवीजन करिए। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है, उत्तर पूर्व में स्थित है। किसके? अरावली पहाड़ियों से, भारत के मैप की बात नहीं हो रही है, अरावली पहाड़ियों से उत्तर पूर्व में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आपको लग रहा है नॉर्थ ईस्ट बात कर लें क्या, नहीं, अरावली पहाड़ियों से, तो ये चीज़ आपको दिमाग में होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है, यह एक ऊबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्ध्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। मतलब भारतीय मरुस्थल जो बात हो रही है वहाँ पर बरखान भी पाए जाते हैं,
है ना। अगर आपको बरखा नहीं होता तो देखिए पढ़ते वक्त क्या है ना, पढ़ते वक्त जो शब्द न समझ में आए उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए, है ना, एक कॉपी में लिखते रहा करिए, और तुरंत जैसे ही समय मिले, आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट, आप उस सभी टर्म्स को जो है तुरंत गूगल कर लीजिए, तुरंत गूगल कर लीजिए। और जो ना समझ हम इमेज में जाकर के मैप देख, उसका जो है मैप देख लीजिए, उसका इमेज देख लीजिए, तो आपको क्या है ना क्लियरिटी समझ आएगी। अब जैसे बरखाना आपको नहीं समझना, तुरंत जाकर गूगल मारिए, उसके बाद देखिए आपको फिगर दिख जाएगा, तो आप फिर रिलेट करेंगे कि यार भारतीय मरुस्थल में ऐसा है कि नहीं है, है ना। तो चीज़ थोड़ा सा पढ़ने में आसान हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा 150 मिलीमीटर से कम होती है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। शुष्क भी है और वनस्पति रहित भी है, मतलब वहां पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन्हीं स्थलाकृतिक गुणों के कारण कि वहाँ पर वो शुष्क है, वहाँ पर वनस्पति नहीं पाई जाती है, वहाँ पर वर्षात कम होता है, इन्हीं सब के कारण इसे जो है मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? मरुस्थली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद है, यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में, एक समय है, टाइम पीरियड है, बस ऐसे ध्यान रखिएगा कि यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। ये आपको डाउट लगेगा कि आज जो मरुस्थल है वो एक समय में मेसोजोइक काल में समुद्र का हिस्सा था। ये आपको थोड़ा सा जो है समझ में, ये लाइन आपको जो है आश्चर्य डालेगी। हाँ, ऐसा अगर क्वेश्चन में आता है तो आपको डाउट में लगेगा ऐसा कैसे हो सकता है, समुद्र का भाग था या समुद्र का हिस्सा था, ऐसा डाउट में डालेगा। तो ध्यान रखिएगा कि यह माना जाता है कि मेसोजोइक काल में यह क्षेत्र समुद्र का हिस्सा था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तो जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। किससे कैसे पुष्टि होती है कि ये जो है समुद्र का हिस्सा? एक तो समुद्री निक्षेप है ना, कहाँ पर? ब्रह्मसर के आसपास, जैसलमेर में, और एक जो है काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाण है, वहाँ पर जो कुछ प्रमाण है उससे पता चलता कि ये जो है समुद्र का हिस्सा था। और देखिए, काष्ठ जीवाश्म की आयु लगभग 18 करोड़ वर्ष आकी गई है। भाई साहब, मतलब 18 करोड़ वर्ष। इतने में पता कितने लोग जिए होंगे, पैदा हुए होंगे, कितने लोग क्या क्या हुआ होगा भगवान ही जाने, है ना। हमको लगता है कहीं तो पिंड नष्ट हो, पिंड ही खत्म हो गए होंगे जो ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यद्यपि इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, हिस्सा नहीं, विस्तार है, तथापि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसके धरातलीय आकृतियां ये देख लीजिए, ये जो है ये आपका भारतीय मरुस्थल है। देख लीजिए ऐसे ऐसे, यहाँ से लेटेंगे तो नीचे तक चले जाएंगे है ना। ऊँट दिख रहा है ना। और ये भी आपको दिख रहा होगा कि मतलब कि पानी नहीं, तालाब कुछ नहीं दिख रहा है, इसमें सब बालू ही बालू लग रहा है ना, ऐसा ही। और गर्मी में तो एकदम समझ लीजिए कि पूरा एकदम कि जलता होगा, पूरा एकदम तपता है ये, है ना, भारतीय मरुस्थल। बस इतना ध्यान रखिएगा। क्या था कि अत्यंत शुष्क दशाओं के कारण इसकी धरातलीय आकृतियां, अरे भाई अपने से भाग रहा है, भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा? भौतिक अपक्षय और पवन क्रिया द्वारा निर्मित है, ठीक है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां, ध्यान दीजिएगा, यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां स्थानांतरित रेतीले टीले, छत्रक चट्टानें और मरुद्यान हैं, है ना। ढाल के आधार पर, किस आधार पर? ढाल के आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है। किसके आधार पर? ढाल, जो ढाल होता है, ढलाव, उसके आधार पर मरुस्थल को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। किस पे किससे बांटा गया, अब उसको थोड़ा देखिएगा कि सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग और कच्छ के रन की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग, दो भाग, उत्तरी और
दक्षिणी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ की अधिकतर नदियाँ अल्पकालिक हैं। क्या बात है, मतलब आप इस लाइन से सोचिए कि मतलब कि जैसे ही चर्चा हो जाए तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कि भारतीय मरुस्तर की जो नदियाँ हैं ज़्यादातर वो अल्पकालिक हैं, मतलब वहीं पैदा होंगी फिर वहीं जाके गायब भी हो जाएंगी, मतलब ऐसा कुछ है ना। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में बहने वाली लूनी नदी महत्वपूर्ण है। लूनी कहाँ पर है, मैंने आपको दिखाया था मैप में। लूनी नदी अगर आज और नहीं दिखाया होगा तो पीछे के लेक्चर में जरूर दिखाया होगा। तो लूनी नदी भी वहीं पर मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद है कि अल्पवृष्टि मतलब कम बरसात, अल्पवृष्टि और बहुत अधिक वाष्पीकरण की वजह से, मतलब बरसात कम होता है और वाष्पीकरण ज़्यादा होता है। वाष्पीकरण की वजह से इस प्रदेश में हमेशा जल का घाटा रहता है। इस प्रदेश में हमेशा जल की कमी रहती, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ नदियाँ थोड़ी दूरी तक तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। अल्पकालिक, उन्होंने पहले लिख दिया था, अब उसी को फिर बता रहे हैं ना कि कुछ नदियाँ तो थोड़ी दूरी तय करने के बाद ही मरुस्थल में लुप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है कि यह अंतःस्थलीय अपवाह का उदाहरण है। अंतःस्थलीय अपवाह ये क्या है, जहाँ नदियाँ झील या प्लाया में मिल जाती हैं, अंतःस्थलीय का उदाहरण है। यहाँ पर क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर नदियाँ जो हैं झील में या प्लाया में जाकर, अब ये प्लाया आपको नहीं पता होगा तो प्लाया तुरंत गूगल मारिए आपको फिगर दिख जाएगा। हाँ, प्लाया क्या है, झील तो पता ही होगा शायद। इन प्लाया झीलों का जल खारा होता है जिससे नमक बनाया था। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, प्लाया झील जो भी है कि प्लाया झीलों का जल खारा होता है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए ये चीज़, है ना। एक बार से तो नहीं आएगा, बार बार रिवीजन करना पड़ेगा आपको। कितना है यार, अभी ज़्यादा कुछ है क्या, एक ये है और एक पेज ये लास्ट 2 पेज है ना। तो मुझे लगता है आज के लिए तो काफ़ी टाइम भी हो गया, काफ़ी टाइम हो गया। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आज के लिए नहीं कंप्लीट हो पाया। समझाना ही पड़ता है और कुछ नहीं, थोड़ा सा अच्छे से मतलब करना पड़ता है। अभी पढ़ के वो छोड़ देना फिर तो बात ही लगना, फिर तो छोड़ दो आराम से, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो आज के लिए इतने, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।